तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, वैसे तो 3 तारीख का एग्जाम हुए 2 दिन हो चुके हैं। हमने रिव्यू के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक वीडियो बनाइए 3 तारीख की थर्ड शिफ्ट पर, कि कैसा पैटर्न था, कैसा एग्जाम आया है। ठीक है, तो आपकी डिमांड पर ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम के बारे में कि कैसा इसका लेवल था, कितना आपने अटेम्प्ट करना चाहिए था इसमें और कितना आपका सेफ स्कोर यहां पे रह सकता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम का जो लेवल था 3 तारीख की थर्ड शिफ्ट। हालांकि सेकंड शिफ्ट का पेपर भी हार्ड था। 3 तारीख की दूसरी पारी और तीसरी पारी, दोनों ही पारियों का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू हाई था दोस्तों। ये एग्जाम इजी नहीं था, ये एग्जाम मॉडरेट टू हाई था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे मॉडरेट टू हाई हो रहा है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में दोस्तों परसेंटेज का भी क्वेश्चन था ना, उसमें भी कैलकुलेट करनी पड़ रही थी। और वहीं बात करें डिस्काउंट का क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन ये नहीं था कि 15% 10% का समतुल्य बट्टा बताइए, उसमें 1200 रुपए का पूछ रखा था। 1200 रुपए की कोई कमीज है, 20% और 16% की 2 छूट और एक तीसरी छूट थी X%। इन तीनों छूट के बाद वो 684 पॉइंट, यानी जो कैलकुलेशन थी वो बार बार पॉइंटों में आपको करनी पड़ती। यानी मैथ में अगर बात करें क्वेश्चन की, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बच्चा ये कहे कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ना, तो कैलकुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि सारा का सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में लग जाता है दोस्तों। इसलिए मैथ यहां पे मॉडरेट टू हाई इसलिए है क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है। यानी मैथ का जो पोर्शन था वो टाइम कंज्यूमिंग था। एक वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बिन वाला 1 सही 2/3 ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें बार भी दे रखा था। पहले उस बार वाले को सोल्व करके आओ, फिर भाग दो। यानी इतना लंबा सवाल, इतनी लंबी वो भिन्न दे रखी थी, एक ही सवाल में बच्चा कम से कम 10 से 15 मिनट वहां पे खपा रहा होगा। बात आ रही समझ में? तो दोस्तों मैथ है वो हार्ड नहीं था, वो कैलकुलेटिव था। और दोस्तों मैं नहीं मानता इस मैथ में किसी भी बच्चे ने 10 या 11 से ज्यादा क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कोई एक आध बच्चा ऐसा होगा जिसने 12 या 13 क्रॉस किया होगा, लेकिन नॉर्मल अगर बात करें, एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, तो 10 से 11 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, सीआई से 1 क्वेश्चन था, रेशियो का पहला ही सवाल रेशियो का दे रखा था, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ का, यानी एलसीएम का नहीं था, एचसीएफ का क्वेश्चन था 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो एवरेज अटेम्प्ट यहां पे माना जा सकता है वो 10 से 11 क्वेश्चन माना जा सकता है, इससे ज्यादा यहां पे अटेम्प्ट नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको आते हुए भी छोड़ने पड़े हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में नॉन वर्बल ने अभी भी अपना दबदबा है वो बना के रखा हुआ है। 12 से 14 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आ रहे हैं। और दोस्तों नॉन वर्बल की जो रीजनिंग आ रही है, इसमें जो आकृतियां हैं ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगी जो आपने पढ़ रखी हैं। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बैंकिंग लेवल के नॉन वर्बल उठा रखी है, जिसमें आकृतियां थोड़ी सी अजीब सी है, उनको ढूंढने में भी आपको टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग ज्यादा इसलिए है क्योंकि एक बार में कंप्लीट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे आंसर को मैच करने के लिए। और आकृतियां इस प्रकार से दे रखी है, आपको चारों ऑप्शनों को देखना पड़ेगा, फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो। यानी कहें तो रीजनिंग भी टाइम टेकिंग थी भाई।
नंबर सीरीज थे 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन था, एनालॉगी के 2 क्वेश्चन थे, क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन था, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 क्वेश्चन, डाइस से 1 क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, इनसे कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं पूछा गया है अब तक, और ना ही सिलोगिज्म का, स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई क्वेश्चन नहीं है। एसएससी ने केवल ये 4-5 टॉपिक पकड़ रखे हैं, नॉन वर्बल, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और डाइस से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, वो भी ओपन डाइस का। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें तो यहां पे अगर एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, गुड अटेम्प्ट को हम कह सकते हैं 23 से 24 आप यहां पे गुड स्कोर आपका माना जा सकता है। 25 में से 25 तो एक आध होगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे थे जो कैलकुलेटिव फंस रहे थे दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जिसने एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा ये 2 टॉपिक जितनी बार आप पढ़ सकते हो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो आप कर लीजिए। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को ही पढ़ने से आपके 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे होंगे, बाकी कुछ पूछा ही नहीं गया। ना कोई फुल फॉर्म, ना कोई आविष्कार, ना कोई बेसिक फंडामेंटल, ना कोई बेसिक इंटरनेट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। 6 से 7 क्वेश्चन केवल इन 2 टॉपिक से, और 2 से 3 क्वेश्चन अदर्स पूछ रखे थे, वो भी कहीं ना कहीं एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से ही थे। ठीक है, पहली लाइन से आखिरी लाइन में जाने के लिए क्या करेंगे, रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, यानी ओवरऑल देखा जाए तो यही जो 2 टॉपिक है, पूरा का पूरा कंप्यूटर इन 2 टॉपिक्स के चारों ओर ही घूम रहा है जो एसएससी पूछ रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर के अब भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बने हुए हैं जो लगातार आ रहे हैं। और दोस्तों करंट अफेयर की बात करें तो 3 तारीख को कम से कम 3 क्वेश्चन है ना दोस्तों, सितंबर 2020 की करंट अफेयर पूछ रखी थी, और दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपसे 2018 की करंट अफेयर पूछ रखी थी। ठीक है, तो यहां पे मैं जीके जीएस करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आए हुए हैं। सवाल दे रखा था 4 ऑप्शन, और इनमें से कौन सा जो स्थान है वो गुजरात में नहीं था हड़प्पा सभ्यता का। 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक स्थान ऐसा था जो हड़प्पा सभ्यता का तो था लेकिन वो गुजरात में नहीं था, वो बताना था। एक हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, और एक किताब थी मुल्जम उल बहरीन, दारा सिको के द्वारा लिखी हुई मध्यकालीन भारत में। ये यानी किताब भी ऐसी पूछ रखी है जो हमने कभी पढ़े नहीं है मोटे तौर पर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे है वो किस दिन मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 5 स्टार विलेज 5 सितारा ग्राम की जो योजना है वो किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है। एक था मुंडक शबद किस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। एक था यहां पे कि भारत की जो संविधान है उसमें कितनी निधियों का प्रयोग है, होती है ना, आकस्मिक निधि होती है, संचित निधि होती है, तो इस प्रकार की कितनी निधियों का प्रयोग यानी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें सम्मिलित करना था कि कौन सा स्टेडियम कहां स्थित है, यानी आपको उसमें से गलत बताना था। ठीक है, ब्रेब्रेन स्टेडियम ऐसा कुछ है जो हिमाचल प्रदेश में दे रखा था, वो यहां पे गलत होगा जो बच्चों ने बताया है। चांदी का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कि इनमें से कौन सा पैरा एथलीट है। ठीक है दोस्तों, एक पूछा था 2018 में जेवलिन थ्रो में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है, तो नीरज चोपड़ा बच्चों ने बताया है इसका आंसर। ऐसा कुछ सवाल पूछा गया है। एक पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो जून महीने में। ठीक है, एक पूछ रखा था बजट का जो विवरण है वो कौन से अनुच्छेद में मिलता है। एक पूछ रखा था जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, उसका नृत्य कौन सा है, कोरमा आएगा। ठीक है, एक पूछ रखा था झांसी पर हमला किस मतलब अंग्रेजी प्रशासक ने किया है, यह आपसे पूछ रखा था। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला आपसे पूछ रखी थी। पूछ रखा था काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है। एक पूछ रखा था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, यह आपसे पूछा गया था। एक सवाल ऐसा बता रखें कि नदी के चौड़े मुहाने, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था।
ठीक है, पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं। एक पूछ रखा था पौधों में वाष्प उत्सर्जन से संबंधित, जब पत्तियों से रंध्रों के द्वारा वो वाष्प को बाहर छोड़ते हैं, पानी को बाहर छोड़ते हैं, तो उसको उस क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, एक पूछ रखा था राष्ट्रपति की विदाई शक्ति के बारे में। ठीक है, और 1 सितंबर 2020 में गंगा पर जाकर मोदी जी ने कौन सी योजना लॉन्च की थी उसके बारे में। ऐसा कुछ था, धन गंगा, मुद्रा गंगा, ऐसा कुछ बता रहे हैं। एक फुल फॉर्म थी युग ट्राल की। एक पूछ रखा था अंगूर में कौन सा मल पाया जाता है, पार से किसकी इकाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, और नोबेल पुरस्कार तो पूछ रखा था, लेकिन वो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं कि भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 वैज्ञानिक, उनके सामने 4 प्राइज हैं, मतलब उनके प्राइज थे, आपको यह बताना था कि इनमें से कौन सा गलत है। यानी जीके बिल्कुल गहराई से पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको कि भाई एस चंद्रशेखर को किसमें नोबेल पुरस्कार मिला है, इसको किसमें मिला है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। यानी डायरेक्ट स्टैटिक नहीं पूछ रखा कि भाई भारत का प्रधानमंत्री का नाम बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार, मेडिकल भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, ऐसा नहीं है, सुमेलित करना है, यानी डिटेल नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो जीके और करंट अफेयर तो आप ये मान के चलिए कि कोई मतलब लेवल ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं है। 2018 से पहले की करंट अफेयर पूछ रखी है, बताइए। ठीक है, और जो पूछ रखे हो सितंबर 2020 से, सितंबर से 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछ रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल अगर पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हाई कहलाएगा। और यहां पे इस पेपर में जिस बच्चे ने 70 से 75 के बीच में स्कोर किया है वो गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है दोस्तों। अच्छे जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 महीने तैयारी कर रखी है, कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, कोई गुरुकुल में रहता है, 70-75 यानी मैक्सिमम 75-78 बस। ठीक है, और यहां से जो गुड स्कोर माना जा सकता है दोस्तों, एक चीज और है, हम जो आपको ये स्कोर बताते हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बताते हैं दोस्तों, बात आगे समझ में। ठीक है, वैसे हमने कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दी है, लेकिन इस पेपर में अगर गुड स्कोर की बात की जाए तो जिस बच्चे के इस पेपर के आधार पर अगर देखा जाए तो लगभग 62 से 65 के बीच में अगर आपका स्कोर है इन पेपरों में, जनरल कैटेगरी 62 से 65 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का ये एनालिसिस इस एग्जाम के बारे में। बहुत ज्यादा डिमांड थी आपके उसके ऊपर, तो मैंने बनाया है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए जो भी आपके विचार हैं वो, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। धन्यवाद।